दोस्तों, जब दिन बुरे चल रहे हो ना तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट सकता है, मुहावरा है। लेकिन ये मुहावरा वैसे आजकल बीजेपी और मोदी जी पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। जो जो काम बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के साथ किए, अब वो काम बीजेपी के साथ हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अभी तो इसी बात को लेकर सस्पेंस है कि मोदी जी पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे तो कब बनेंगे। पहले डेट आई 8 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, अब डेट आ गई है 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। कहीं ऐसा ना हो कि 9 का 10 हो जाए, 10 का 11 का हो जाए। मोदी जी यहाँ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और एक राज्य है जहां पर खेल हो गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बवाल हो गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोग से जो एकनाथ शिंदे की सरकार चल रही है, चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, या फिर आज ही गिर जाएगी या इस बीच ही गिर जाएगी, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि महाराष्ट्र में जो तोड़फोड़ की राजनीति बीजेपी ने की थी, क्या उसको उसकी भारी कीमत अब चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र से निकलकर एक बड़ी खबर आई है। अजित पवार गुट, जिन्होंने अपने चाचा शरद पवार को धोखा दिया, उनके साथ दगा करके उनके विधायक तोड़कर ले गए, उसके बाद बीजेपी के सहयोग वाली सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। इस लोकसभा चुनाव में उनकी भयंकर दुर्गति हुई है, भयंकर दुर्गति। एक सीट, मात्र एक सीट मिली उनको। वहीं सीनियर पवार यानी कि शरद पवार की पार्टी ने 8 लोकसभा सीटें जीती है। और अब खबर आ रही है कि करीब 10 से 15 विधायक अजित पवार गुट के, जो कि शरद पवार का साथ छोड़कर अजित पवार के साथ चले गए थे, उनको कुछ को मलाईदार मंत्रालय भी मिला। अब वो एकदम ईगर हैं, मतलब तड़पे जा रहे हैं कहां पर, शरद पवार का दोबारा से ताबन थामने के लिए। अगर शरद पवार की हरी झंडी मिले तो शरद पवार की पार्टी का कहना है कि आज ही वो अजित पवार को छोड़कर शरद पवार के खेमे में आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर साफ लिखा है, सीनियर पवार के पोते और जामखेड़ी से विधायक रोहित पवार ने बताया है कि 18 से 19 विधायक जो कि अजित पवार के साथ गए थे, वो इस बात पर दिलचस्पी रखते हैं कि शरद पवार अगर हामी भर दें तो वो उनके साथ आने को तैयार है। मतलब 18 से 19 विधायक अगर महाराष्ट्र में जो इस वक्त सरकार चल रही है, एकनाथ सरकार, अगर उसको छोड़कर शरद पवार के साथ आ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र की सरकार को खतरा है। यही नहीं, अभी स्थितियां तो ये हैं कि सीनियर पवार ने कह दिया है कि अभी रुको, हम सोचेंगे, हम देखेंगे। क्योंकि जिस वक्त पार्टी मुश्किलों में थी, जिस वक्त पार्टी तोड़ी गई, न केवल पार्टी तोड़ी गई बल्कि शरद पवार से उनकी पार्टी का सिंबल भी छीन लिया गया। पूरी की पूरी पार्टी अजित पवार को सौंप दी गई, सिंबल सहित। ये जो चुनाव हुआ है शरद पवार के लिए इसलिए भी चैलेंज है क्योंकि अपनी उम्र के इस पड़ाव में उनको एक नई पार्टी बनानी पड़ी, नए सिंबल के साथ। हमारे देश में दोस्तों लोगों के दिमाग में पार्टी याद नहीं रहती, लेकिन सिंबल याद रहता है। जैसे अगर उनको भाजपा को वोट देना है तो कमल याद रहेगा, कांग्रेस को वोट देना है तो हाथ याद रहेगा। वैसे ही ठीक चुनाव से पहले शरद पवार के साथ जो खेल हुआ उसमें उनको काफी नुकसान हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने 8 सीटें निकाल ली। इसीलिए अब शरद पवार ने कह दिया है कि देखा जाएगा जब होगा। इस बीच दोस्तों, एकनाथ शिंदे के लिए भी मुश्किलें जो हैं वो अच्छी खासी आ रही हैं। इस बार एकनाथ शिंदे ने भी बड़े चाव से जो अपनी पार्टी तोड़ी थी, उद्धव ठाकरे से उनके पिता की पार्टी छीनी, न केवल पार्टी छीनी बल्कि उनसे भी सिंबल ले लिया गया। उनको केवल 7 लोकसभा की सीटें मिली हैं। इसके अलावा दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने बेहतरीन परफॉर्म करते हुए 9 लोकसभा सीटें जीती हैं। और अब उद्धव ठाकरे को भी ये ऑफर मिला है कि अगर वो चाहें तो एकनाथ शिंदे के जो जीते हुए सांसद हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ आने को तैयार हैं। देखिए, ये बड़ी खबर जो निकल कर आई थी, एबीपी न्यूज ने छापी भी थी कि करीब जो 7 सीटें मिली हैं उसमें आधे से ज्यादा सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं केंद्र में तो हम आपको समर्थन देने को तैयार हैं। आप आज बोलिए, हम आज आपके साथ आने को तैयार हैं। मतलब 7 में से आधा आप समझ लीजिए, 3 या 4 सांसद उद्धव ठाकरे के साथ आने को तैयार है, एकनाथ शिंदे के। और 18 से 19 विधायक अजित पवार के, शरद पवार के साथ आने को तैयार हैं। आप कहेंगे क्यों? दोस्तों, इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने, पूरे चुनाव में, इस पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने महाराष्ट्र में घूम घूम कर खूब रैलियां की और उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कहा, जिसका भारी नुकसान बीजेपी को हुआ। बीजेपी यहां सिंगल डिजिट में सिमट गई। मतलब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा। जो पार्टियों की तोड़फोड़ यहां पर मचाई गई थी, 2 पार्टियों की 4 पार्टियां की गई थी ठीक चुनाव से पहले। उद्धव ठाकरे से उनके पिता की पार्टी छीनकर, पार्टी का सिंबल छीनकर उनको एक नई पार्टी बनाने पर मजबूर किया गया। अब सबके समझ में आ गया कि इस साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अगर वो भी इसी दिशा में गए तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। अजित पवार के साथ जो विधायक आए थे उनकी पॉलिटिक्स का भी सुपड़ा साफ
हो जाएगा, एकनाथ शिंदे की साथ जो लोग आए थे उनकी पॉलिटिक्स का भी सूपड़ा साफ हो जाएगा, और बीजेपी का क्या होगा वो तो खैर बीजेपी वाले ही जाने। इसीलिए हर कोई ये चाह रहा है, जो सांसद अभी जीत का सर्टिफिकेट लेकर 2-3 दिन बैठकर अपने घर में जश्न मनाते हैं, वो भी चाह रहे हैं कि आप बुला लीजिए, हम आपके साथ आने को तैयार हैं। और विधायक तो वैसे ही तैयार है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि महाराष्ट्र में भविष्य की राजनीति बीजेपी के पिछलग्गू बन के अब मिलने नहीं वाली। दोस्तों ये हाल तब है जब अभी यही नहीं पता कि मोदी जी का शपथ ग्रहण कब होगा। मतलब आप सोचिए बीजेपी कितने भारी संकटों में जूझ रही है, और ये वही संकट है जो उसने खुद दूसरों के आगे खड़े किए। पिछले 10 सालों में जितनी पार्टियां तोड़ी गई, कितने राज्यों में सरकार तोड़फोड़ करके बनाई गई, कितने विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, आज सबके परिणाम चुन चुन कर बीजेपी के सामने आ रहे हैं। अब मोदी जी करे तो करे क्या, उनकी खुद की कुर्सी मुश्किल में है। पीएम बनेंगे, कब बनेंगे, शपथ ग्रहण होगा कब होगा, किन शर्तों पर होगा, ये तो पता नहीं। अब महाराष्ट्र में सरकार बचाएं कि पीएम मोदी अपनी कुर्सी बचाएं। इस बीच एनडीए की फजीहत रोकने के लिए गोदी मीडिया ने प्लान शुरू कर दिया है। खबरें चलाई जा रही है कि एनडीए में वापसी के लिए उद्धव ठाकरे से बीजेपी के कोई बड़े नेता हैं जो संपर्क कर रहे हैं, और इस पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि बीजेपी बीट से जुड़े पत्रकारों का सोर्स एक ही है, पीएमओ में बैठे उनके मीडिया सलाहकार जो भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ अब भी समय है, थोड़ा सुधर जाओ। जनता ने ही आपके सारे परोसे हुए झूठ को फेल किया है और बहुमत से दूर किया है। यानी कि महाराष्ट्र में महाअघाड़ी एक है, और उद्धव ठाकरे को लेकर ये जो खबरें उड़ाई जा रही हैं, बीजेपी की फजीहत कम हो इसलिए उड़ाई जा रही है। दोस्तों इसके अलावा इस पूरे चुनाव में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस की टैली आप देखिए, 13 सीटें कांग्रेस ने अपने दम पर यहाँ पर जीती है। ये बात सही है कि गठबंधन में सब चुनाव लड़ रहे थे, और उद्धव ठाकरे का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने लगभग हर जगह जाकर प्रचार किया। उन्होंने शरद पवार के लिए प्रचार किया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए भी प्रचार किया, क्योंकि महाअघाड़ी का ये उद्देश्य था कि जितनी ज्यादा सीटें बीजेपी से या फिर एनडीए से छीनी जा सकती हैं, उतनी ज्यादा सीटें यहां पर छीनी जाएं। अब जो मुकाबला है ना, बड़ा दिलचस्प हो गया है। आने वाला विधानसभा चुनाव जो इसी साल के अंत में होना है महाराष्ट्र में, उसमें बहुत कुछ तय होगा, दिशा भी तय होगी, दशा भी तय होगी। इस लिहाज से भी दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र जो होता है उसे कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जो सबसे धनी राज्य, जहां पैसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में ही रहते हैं, और महाराष्ट्र हमेशा से ही एक तरह से फंड जुटाने के लिए हर पार्टी के लिए बहुत ही एक माकूल जगह रही है, बहुत ही एक ऐसी जगह रही है जो कि फेवरेबल है। अगर महाराष्ट्र से बीजेपी की सरकार चली गई, जो वो कभी नहीं चाहती थी, इसलिए जोड़ तोड़ करके उसने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई थी और कैसे भी करके एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया था। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में भी नतीजे ऐसे ही आते हैं जो लोकसभा चुनाव में आए हैं, तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में भविष्य की राजनीति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शुरुआती रुझान महाराष्ट्र में आ रहे हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।